अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू दी मंजिल स्टोरीज। आज के एपिसोड में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट ज़िशान हसन रज़ा साहब, एक्सपर्ट इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं। रुकावटें हमेशा उन्हीं के हिस्से में आती हैं जिनको यकीन होता है कि वो मंजिल तक पहुंच जाएंगे। वालेकुम हमाद साहब, आपका बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का और इतनी इम्पोर्टेंट सीरीज़ जो कि लोगों के लिए जो है वो बहुत बड़े रास्ते खोल रही है और उनको उनके साबका जो मसाइल का जो शिकार हुए हैं उनसे बाहर लाने में मदद कर रही है। आपने हमें उसका हिस्सा बनाया, आपका बहुत शुक्रिया सर। जी ज़िशान भाई, बताइएगा कि आपके पास ऐसे लोग भी हैं जो वीज़ा फ्रॉड का शिकार हो गए? सर ऐसे लोग तो रोज़ आते हैं और अक्सरियत से आते हैं। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ पे इस इंडस्ट्री में एक अक्सरियत जो है कंसल्टेंट्स की या एजेंट्स की, वो कुछ ऐसी गलतियाँ कर देते हैं जो कि दानिस्ता या नादानिस्ता वो फ्रॉड की जद में आ जाती हैं और उसका नुकसान सबसे ज़्यादा एप्लीकेंट को होता है। इसमें मैं एक दो जो है वो बड़े इंटरेस्टिंग इन अ सेंस के वो लेसन्स के लिए बड़े इंटरेस्टिंग है, लेकिन उन लोगों के साथ तो बुरा हुआ जिन बेचारों के साथ वो वाक़यात एजेंट्स की वजह से हो गए। जैसे एक मेरे पास क्लाइंट आए, अब मैं उनका नाम जो है वो उनकी शनाख्त ज़ाहिर नहीं कर सकता। तो उन्होंने मुझे आके अपने रेफरल लेटर्स दिखाए। उन्होंने कहा जी कि हमें किसी एजेंट ने कनाडा का वीज़ा जो है वो इतने मिलियन में फ़रोख्त किया और हमने उसके कोई इनिशियल पेमेंट दी, तो जो भी पेमेंट थी, तो उन्होंने कहा जी हमारा वर्क परमिट रिफ्यूज़ हो गया हुआ है। जब मैंने उनका जो रेफरल्स देखे तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ कैटेगरी के रेफरल्स थे, जिसमें वो एजेंट ने उनको वर्क परमिट का जो है वो कह के और उनको किसी और कैटेगरी में अप्लाई करवा दिया और वो उनके वीज़ाज़ भी रिफ्यूज़ हुए और वो ना सिर्फ मेन एप्लीकेंट बल्कि उसकी बीवी और बच्चे का भी वीज़ा साथ बिला वजह उन्होंने रिफ्यूज़ करवा दिया। तो उनको बाद में हमने अपनी खिदमात जो है वो दी, लेकिन हमने उनको सच बताया कि हम आपकी कौन-सी कैटेगरी में वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं और उस सच की वजह से जो है बाद में उनका वीज़ा तो लग गया, लेकिन उनको जो ज़हनी कोफ्त हुई और जो पुराने उनके पैसे थे वो उनके वापस नहीं आ सके। और इसी तरह से एक और मैं वाक़या शेयर करना चाहूँगा कि एक बरतानिया के लिए एक स्टूडेंट के डिपेंडेंट थे हमारे पास, वो कुछ साल पहले की बात है। तो उन्होंने बताया कि जी मैं तो 10 साल के लिए बरतानिया के लिए बैन हूँ। तो लकीली उनका जो बैन था वो 1-2 माह में ख़त्म होने वाला था। वो बेचारे 10 साल की सज़ा भुगत चुके हुए थे। यानी कि बैन का मतलब है कि वो 10 साल के लिए बरतानिया अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं रहे थे। तो जब मैंने उनसे थोड़े-से सवालात किए तो मुझे पता चला बकौल उनके कि उनके जो एजेंट थे उन्होंने 10 साल पहले उनके स्टडी केस में अपनी तरफ से एक बनी-बनाई बैंक स्टेटमेंट लगा दी, जो कि बरतानिया के जो वीज़ा ऑफिसर ने उसको जो है वो जज कर लिया और उस स्टूडेंट को उन्होंने बैन कर दिया। और फिर 10 साल बाद जब उसका बैन जो है वो कंप्लीट हुआ, तो वो उनकी मिसेज़ को, क्योंकि हम ऑलरेडी स्टूडेंट वीज़ा पे भेज चुके थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उनका अप्लाई किया, तो वो बैन कंप्लीट होने के बाद हमने उनका जो वीज़ा उनमें भी उनको मदद की और अल्हम्दुलिल्लाह उनका वीज़ा लग गया और उन्होंने जाके अपनी मिसेज़ को जॉइन कर लिया। तो ऐसे हमारे साथ बेशुमार वाक़यात भरे पड़े हुए हैं और ये बड़ा मैं समझता हूँ कि एक ऐसा मुल्क जहाँ पे लोगों के पास वसाइल भी कम हैं और लोग माश की फ़िक्र के लिए बाहर जाना चाह रहे हैं, वहाँ पे उनकी इस मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है और उनको गलत डॉक्यूमेंटेशन या अपने मफाद की खातिर उनको जो है वो नुकसान पहुँचाया जाता है। मुझे बताइएगा कि ये एक स्टूडेंट ने सिर्फ 5 लाख में यूएसए का वीज़ा कैसे ले लिया? देखिए ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, आपकी बात जो है वो गलत नहीं है। वो इस तरह से गलत नहीं है कि अगर हम बात करते हैं यूके की, ऑस्ट्रेलिया की, यूरोप की, शेंगन जो कंट्रीज़ हैं, तो बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे आपको पहले फ़ीस देना पड़ती है, उसके बाद आप इंटरव्यू या वीज़ा सबमिशन के प्रोसेस का हिस्सा बनते हैं। लेकिन यूएसए एक ऐसा कंट्री है, उन चंद ऑप्शंस में से यूएसए एक है, जहाँ पे आपने पहले ज़रूरी नहीं है कि आप फ़ीस दें यूनिवर्सिटी को। ऐसी बहुत सी यूनिवर्सिटी यूएस में अवेलेबल है, जहाँ पे आप सिर्फ़ इनिशियल रजिस्ट्रेशन और एनरोलमेंट के साथ आप वहाँ पे इंटरव्यू में बैठने के लिए एलिजिबल हैं और फ़ीस पहले देने की ज़रूरत नहीं है। आपने कुछ डॉक्यूमेंटेशन फ्राहम करने के बाद यूनिवर्सिटी से यूएस एक I-20 एक आता है, आपने I-20 लेना है वहाँ से, उसके बाद यहाँ पे आपने वीज़ा की फ़ीस पे करनी होती है, एक यहाँ पे एक सर्विस फ़ी है वो पे करनी होती है। तो ये सारा मिला के तो 5 लाख से कम पैसे ही बनते हैं और इसमें आप इंटरव्यू तक की टेबल तक आप पहुँच जाते हैं और अगर आपका वीज़ा लग जाता है तो फ़ीस आप यूनिवर्सिटी को यूएस से पहुँचने के बाद अदा कर सकते हैं।
تو टेक्निकली आप बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं कि 5 लाख में ऐसा मुमकिन है, लेकिन ये स्टूडेंट्स को ज़हन में रखना चाहिए कि हर यूनिवर्सिटी ये ऑप्शन नहीं दे रही। ऐसी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं कि जो बगैर फीस के आपको इंटरव्यू तक जाने की ऑप्शंस दें। प्रैक्टिकली इट इज़ पॉसिबल जी, आप बिल्कुल जो है वो सही बात कर रहे हैं, दुरुस्त बात कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया, ये बहुत रिसोर्सफुल नॉलेज आपने शेयर किया। मुझे ये बताइएगा कि अगर एक वीज़ा रिजेक्ट हो गया तो उसके बाद वो अप्रूवल में कैसे जाता है? हमारे साथ जो वीज़ा रिजेक्शन है, देखिए जब हम वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वीज़ा अप्रूव भी हो सकता है, रिजेक्ट भी हो सकता है। सबसे पहले तो ये है कि एप्लीकेंट को रिफ्यूजल या रिजेक्शन से डरना नहीं चाहिए। रिफ्यूजल या रिजेक्शन का मतलब नो नहीं है, इसका मतलब नॉट येट है। इसका मतलब है कि अभी कुछ कागज़ात में ऐसी कमी है जिससे वीज़ा ऑफिसर सैटिस्फाइड नहीं हुआ। तो ये कोई ऐसा स्टिग्मा नहीं है या कोई ऐसी परेशानी नहीं है कि इसकी वजह से लोग अप्लाई करना छोड़ दें। उसको देखना ये चाहिए कि जो रिफ्यूजल हुआ है उसमें किस किस्म की गलती है केस में। क्या कोई फाइनेंशियल्स ठीक से रिप्रेजेंट नहीं हुए? क्या कोई ऐसा ज़रूरी कागज़, कोई आपका कोई यहाँ पे पाकिस्तान में टाइज़ का कोई ऐसा प्रूफ है जो नहीं लगा हुआ है? अगर मैं विज़िट वीज़ा की स्पेशली बात करूँ, तो विज़िट वीज़ा के लिए जैसे कि यहाँ पे पाकिस्तान में टाइज़ साबित करना ज़रूरी है। तो अगर आपने कोई ऐसा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट मिस किया है तो वो डेफिनेटली उसमें वो आपको वीज़ा नहीं देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप रीअप्लाई नहीं कर सकते, या कुछ कंट्रीज़ में आप रीअप्लाई के साथ अपील्स में भी जा सकते हैं और अपील होने की रेशो बहुत अच्छी है। तो जब भी आपका कोई रिफ्यूजल हो, आप उसको किसी क्वालिफाइड और किसी प्रोफेशनल लॉयर या किसी क्वालिफाइड कंसल्टेंट के साथ डिस्कस करें, किसी एक्सपीरियंस्ड कंसल्टेंट के साथ डिस्कस करें। वो आपको आपके केस की खामियां बताते हैं और अगली दफ़ा उनको रिपीट करने से आपको रोकते हैं। तो ऐसे बहुत से केसेस हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हिस्ट्री में। रीअप्लाई और अपील केसेस जो हैं उनमें हमारी रेशो बहुत अच्छी है। हम कोशिश करते हैं कि केस को पूरी तरह से जो है वो हम उसकी गलतियों की निशानदेही क्लाइंट के सामने करते हैं और फिर कोशिश करते हैं कि उनको दुरुस्त रहनुमाई के ज़रिए उन गलतियों को दूर किया जाए और अगली दफ़ा उनका एक पॉजिटिव एंड स्ट्रॉन्ग केस रिप्रेजेंट किया जाए। कंक्लूजन हम देखते हैं तो हमें ये समझ आती है कि वीज़ा रिजेक्ट होने के बाद दोबारा फिर से अप्लाई किया जा बिल्कुल किया जा सकता है, और अक्सर ममालिक में तो ऐसी कोई शर्त भी नहीं है कि आप कितने दिनों के बाद दोबारा वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर नेक्स्ट डे भी चाहें तो आप दोबारा फिर अप्लाई कर सकते हैं। और आम तौर पे होता यही है कि जो दुरुस्त डॉक्यूमेंट्स की रिप्रेजेंटेशन ना होने की वजह से जो वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, उसको आप कई दफ़ा मुनासिब तरीके से डॉक्यूमेंटेशन तैयार करके तो आप चंद माह में भी दोबारा वीज़ा अप्लाई करके वो हासिल कर सकते हैं। इसमें वक्त की ऐसी कोई कैद नहीं है। निशानदेही मुझे बताइएगा कि क्या कोई एजेंट बगैर बताए कोई फेक डॉक्यूमेंट लगा सकता है बनाकर, और ये फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट के बाद में क्या लीगल इश्यूज फेस करने पड़ते हैं वीज़ा एप्लीकेंट? जी हमारा साहब, आपने बड़ा अच्छा और बड़ा टेक्निकल आपने क्वेश्चन किया है, क्योंकि वाकई ही ऐसा अनफॉर्चुनेटली होता है। लीगली तो कोई भी एजेंट या कंसल्टेंट इस बात के लिए ऑथराइज नहीं है कि वो खुद से आपके लिए या किसी भी एप्लीकेंट के लिए डॉक्यूमेंटेशन बना के लगाए जो कि फेक हो डॉक्यूमेंटेशन या फोर्ज्ड हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे मेरी नज़र से केसेस गुजरे हैं, कुछ रिफ्यूजल केसेस, जिनमें ये देखा गया है कि एजेंट्स जो हैं वो लोगों के फॉल्स या फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं और उसकी वजह से बहुत से एप्लीकेंट को नुकसान भी हुआ है। और एक बात मैं दोबारा से वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि लीगली कोई भी एप्लीकेंट, आपका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव आपकी एप्लीकेशन तैयार कर रहा है, वो गलत डॉक्यूमेंट नहीं लगा सकता। इन बातों पे रिफ्यूजल्स, ना सिर्फ रिफ्यूजल्स आती हैं बल्कि इस पे लोग बैन भी होते हैं। इसके अगर हम कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो अगर हम यूके की बात करते हैं तो वो 10 साल के लिए यूके आपको बैन कर देता है। वो एप्लीकेंट 10 साल दोबारा अप्लाई नहीं कर सकता। जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में भी हमने इसका जिक्र किया है कि कैसे एक ऐसा बंदा जिसका 10 साल का बैन था, जिसको बैन पूरा खत्म होने के बाद हमने जिसका वीज़ा लगवाया था, तो कैसे वो किसी और एजेंट के गलत डॉक्यूमेंटेशन लगाने की वजह से वो बैन का शिकार हुआ था। तो वंस अगेन आई रिपीट कि लीगली कोई भी बंदा ऑथराइज नहीं है कि आपके एप्लीकेंट के बिहाफ पे फॉल्स या फेक डॉक्यूमेंटेशन लगा सके। और अगर ये किसी ने लगा दी है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। ना सिर्फ वीज़ा रिफ्यूज़ होता है बल्कि आप उस कंट्री के लिए 5 साल या 10 साल के लिए वीज़ा अप्लाई करने के लिए बैन भी हो सकते हैं। और बैन ख़त्म होने के बाद भी वो आपके केस को बड़ा क्रिटिकली देखेंगे। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि अपने डॉक्यूमेंट्स की हमेशा बड़ी ऑनेस्ट रिप्रेजेंटेशन करें
اور اگر آپ کے ڈاکومنٹس تیار نہیں ہیں تو اس کو تیار کرنے کے لیے ایک فیئر ٹائم الاؤ کریں اپنے کنسلٹنٹ کو، اور خود بھی تھوڑا سا صبر کا مظاہرہ کریں، بجائے اس کے کہ آپ جلد بازی میں کوئی فیک ڈاکومنٹ لگا کے یا کوئی فورج ڈاکومنٹ لگا کے نہ صرف جو ہے وہ اپنے آپ کو بین لگوائیں، بلکہ آئندہ کے لیے بھی جو ہے اپنے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کریں۔ جی ہاں، بہت شکریہ. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے 3 سب سے پاورفل اپروولس وہ ٹپس کیا ہیں؟ دیکھیں، اپروول ٹپس میں ہمارا سب سے پہلے تو میں ایک دفعہ اپنے ویورز کے لیے اور اپلیکنٹس کے لیے کہنا چاہوں گا کہ آپ ہمیشہ ٹروتھفل اور آنیسٹ رہیں۔ اچھا، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ویزا اپلائی کرتے ہیں، جو لوگ خود ویزا اپلائی نہیں کرتے، کنسلٹنٹس کے تھرو کرتے ہیں، تو ان کے پاس پرانا ریکارڈ موجود نہیں ہوتا۔ تو ایسے مجھے ایک ہمارے وہ بڑے پرانے کلائنٹ ہیں، ڈی ایچ اے میں وہ میڈیکل پریکٹیشنر ہیں، بڑے سینئر ڈاکٹر ہیں۔ تو ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے تو انہوں نے پہلے کہیں ویزا اپلائی کیا تھا، کوئی 10-15 سال پہلے برطانیہ کا ان کا ویزا تھا، تو دوبارہ ان کی اپلیکیشن فائل ہو رہی تھی، تو ہم بیٹھے تو کچھ گپ شپ بھی ہو رہی، ان کے ساتھ بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی۔ تو ایک کویسچن میں میں نے کہا، ڈاکٹر صاحب یہ آپ کی فلاں جگہ پہ جو انفارمیشن ہے یہ آپ نے کیا لکھی ہوگی؟ تو وہ ان کے پیرنٹس کی ڈیٹ آف برتھ کے حوالے سے تھی، اور وہ ڈیٹ آف برتھ ان کے پیرنٹس کی کوئی 1920s کی تھی، اور ان کی پیدائش جو ہے وہ انڈیا کی تھی۔ تو میں نے کہا، ڈاکٹر صاحب آپ نے اس میں پچھلی دفعہ انڈیا لکھا ہوگا یا پاکستان لکھا ہوگا، مجھے اس کا ایک ایکوریٹ جواب چاہیے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا جی کہ ان کی پیدائش انڈیا کی ہے، اور میں زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، اس لیے میں نے تب بھی انڈیا کا ہی لکھا ہوگا، میں نے اس کو کسی بھی ٹیکنیکل طریقے سے جو ہے وہ درخواست کو فل کرنے کے لیے میں نے اس کو غلط یا جھوٹ نہیں لکھا ہوگا، یہ مجھے یقین ہے اس بات کا۔ تو مجھے ان کے جواب پہ بڑی خوشی بھی ہوئی، اور ہم نے بڑا انجوائے کیا اس بات کو۔ سچ جو ہے وہ ہمیشہ سچ رہتا ہے۔ آپ اگر اپنے کنسلٹنٹ کو چینج بھی کرتے ہیں، تو جب آپ اپنی نگرانی میں اپنی ساری اپلیکیشن کو ریویو کرواتے ہیں اور آپ ہر چیز کو سچ اور آنیسٹ ریپرزنٹیشن کے ساتھ لے کے چلتے ہیں، تو آپ کو زندگی میں یہ بہام نہیں رہتے کہ آپ نے پچھلی دفعہ کیا کیا ہوگا۔ تو آپ جب بھی اپنی اپلیکیشن فل کریں یا خود یا کسی کنسلٹنٹ سے کروائیں، تو اس کو آپ خود ہمیشہ ریویو کریں اور دیکھیں کہ کیا آپ کے بہاف پہ کسی نے کوئی ایسی بات تو نہیں لکھی جو کہ آپ اپلیکیشن میں نہیں لکھنا چاہتے، یا جو کہ آپ کے حوالے سے جو ہے وہ میچ نہیں کرتی۔ تو یہ آنیسٹ ریپرزنٹیشن بڑی ضروری ہے۔ دوسری بات میں اپنے ویورز کو کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ اپنی چیزوں کو ڈاکومنٹری ریکارڈز میں لے کے آئیں۔ بہت سی دفعہ میں نے ایسے دیکھا ہے کہ بہت لوگ بہت اچھا بزنس کر رہے ہوتے ہیں، بہت اچھے پیسے ارن کر رہے ہوتے ہیں، بڑے پروفیشنلز ہوتے ہیں، ہر طریقے سے وہ جو ہے ان کی ڈاکومنٹیشن ہر چیز جو ہے وہ کمپلیٹ ہونی چاہیے، لیکن اتنا اچھا ارن کرنے کے باوجود وہ اپنی ٹیکس ریٹرنز میں یا اپنی دیگر ڈاکومنٹیشن میں اداروں کے پاس اپنی رجسٹریشن کروانے کے حوالے سے کچھ لاپرواہ ہوتے ہیں۔ تو جب آپ پروفیشنلز ہیں اور آپ اتنے اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں، تو آپ اپنی ڈاکومنٹیشن کو بھی اپ ٹو ڈیٹ رکھیں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ ویزا اپلائی کرنے کے ٹائم پہ اپنی ٹیکس ریٹرن یا بینک اکاؤنٹ کو اپڈیٹ کرتے ہیں، تو ویزا آفیسر اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ اٹ لکس لائک کہ آپ نے ویزا حاصل کرنے کے لیے یہ ڈاکومنٹیشن تیار کی ہے، جبکہ اگر آپ اپنے کام کے ساتھ ساتھ روٹین میں اپنی ڈاکومنٹیشن کو اپڈیٹ رکھتے ہیں تو آپ کو ان مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ آپ کا بزنس یا جو بھی آپ کی اینٹی ہے وہ بالکل جینوئن اور لیگل لگتی ہے، اور ویزا آفیسر کو آپ کا یہاں پہ مصروفیت اور اسٹیٹس سمجھنے میں بھی بڑی آسانی ہوتی ہے۔ تو آئی اسٹرانگلی ریکمینڈ کہ یہاں پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، وہ گورنمنٹ کے پاس رجسٹرڈ ہوں، ایف پی آر کے پاس رجسٹرڈ ہوں، اور اپنا جو فیئر ٹیکس ہے اس کو بھی پے کریں، اور اپنی ڈاکومنٹیشن کو اپڈیٹ رکھیں۔ اچھا، اس ڈاکومنٹیشن میں نہ صرف فائنینشیل ڈاکومنٹیشن شامل ہے بلکہ فیملی ڈاکومنٹیشن بھی شامل ہے۔ بہت دفعہ ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ ہم روٹین کے جو کاغذات ہیں، نادرا کی طرف سے ہم جو ہے بچوں کو فارم بھی ایشو ہوتے ہیں، یا ہمیں فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ ایشو ہوتے ہیں، بہت سے لوگوں نے وہ نہیں بنوائے ہوتے، جبکہ یہ بڑی امپورٹنٹ ڈاکومنٹیشن ہے۔ تو ہمیشہ اپنے کاغذات کو لیگلی اپڈیٹ رکھیں، اپنے فیملی کے ریکارڈ کو اپڈیٹ رکھیں، اور جب آپ کی ڈاکومنٹیشن اچھی اسٹرانگ ہوگی تو آپ کے ویزا اپروول کے چانسز بہت اچھے ہو جاتے ہیں۔ اور ایک بات میں اس میں ہمارا اور ایڈ کرنا چاہوں گا، ویورز کے لیے خاص طور پہ ایک یہ بڑا اچھا ٹپ رہے گا کہ آپ
जब भी कोई इन्फॉर्मेशन सुने, ऐसा बहुत होता है कि आप आजकल बहुत सी व्लॉगिंग देखते हैं, बहुत से आप प्रोग्राम्स ऐसे देखते हैं, लोगों की इन्फॉर्मेशन देखते हैं जो कि अनसर्टिफाइड इन्फॉर्मेशन होती है, और उसकी बेस पे हम बहुत सारी कॉल्स रिसीव करते हैं जिसमें लोग हमसे पूछते हैं कि जी फ़लाँ मुल्क में वीज़ा देने शुरू कर दिए हैं, फ़लाँ मुल्क में तो बहुत से वर्क परमिट आ गए हैं, फ़लाँ मुल्क तो 3 दिन में वीज़ा दे रहा है, जबकि उसकी हकीकत कुछ नहीं होती। तो मैं व्यूअर्स को कहूँगा कि सबसे पहले आप उस कंट्री की ऑफ़िशियल वेबसाइट के ऊपर जाइए। सबसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर मिलेगी। तो आप हमेशा जब भी कहीं से इन्फॉर्मेशन लेना चाहें, अपने तौर पे देखें तो ऑफिशियल वेबसाइट को ज़रूर देखें। और दूसरा, एक वर्क परमिट्स के हवाले से, हम वर्क परमिट्स का काम नहीं करते और कुछ कंट्रीज़ के लिए हम फाइल प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसकी लीगल फाइलिंग हम करते हैं। लेकिन अगर कोई वर्क परमिट के लिए, क्योंकि हमें क्वेरीज आती हैं, तो इसलिए मैं लोगों के जो है वो हेल्प के नियत से ये बात कर रहा हूँ कि आप अगर किसी से वर्क परमिट लेना चाहते हैं तो गवर्नमेंट की ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो की एक वेबसाइट है, आप उस वेबसाइट को विजिट करें। वहाँ पे आप लाइसेंस्ड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स को देखें, उसमें जो वहाँ पे शो हो रहे हैं, आप हमेशा उनके साथ राब्ता करके और लीगल लोगों से ही आप वर्क परमिट की बात करें। कभी भी आप इलीगल लोगों से वर्क परमिट मत खरीदें। और एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि आप जब भी अपनी फाइल तैयार करें तो उसमें एक छोटा सा कवर लेटर ज़रूर बनाएं। उसमें आप अपने हालात लिखें और जो चीज़ें आप समझते हैं कि एक्सप्लेन करने वाली हैं, उनको आप एक्सप्लेन ज़रूर करें। कई दफ़ा ऐसा होता है कि केस अच्छा और मजबूत होता है, लेकिन सिर्फ वीज़ा ऑफिसर को समझा ना पाने की वजह से वो केसेस रिफ्यूज़ हो जाते हैं। तो जो व्यूवर्स हैं हमारे, जो एप्लीकेंट्स हैं, वो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि आप जब भी कहीं अपना अगर खुद से वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप उसमें हमेशा साथ एक कवर लेटर को ज़रूर इंक्लूड किया करें। थैंक यू वेरी मच। ज़ीशान भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और क्वालिटी नॉलेज हमारे व्यूअर्स को आपने शेयर किया। मंजिल मिले ना मिले ये बात की बात है, मगर आप कोशिश ना करें ये गलत बात है। इमिग्रेशन के तमाम तर पहलुओं को सामने रखते हुए आप ज़ीशान भाई की हेल्प ले सकते हैं और अपनी ज़िंदगी हंसी खुशी बसर कर सकते हैं। अपने मेज़बान को दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।